हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर जाइएगा। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। ऑप्शन क में कह रहा है कवकों में, कि ऑप्शन ख में है जंतुओं में, कि ग में कह रहा है हरे पौधे में, कि ऑप्शन घ में कह रहा है परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा, जिससे कि आपका अभ्यास भी होता चलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो हरे पौधे में होती है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन क में कह रहा है 4, कि ऑप्शन ख में कह रहा है 6, कि ऑप्शन ग में कह रहा है 8, कि ऑप्शन घ में कह रहा है 12। तो कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो नमक में प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसकी पाचन नहीं कर पाते हैं। तो जो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव हैं और निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है, तो बच्चों जो कष्टकूटा है वह परजीवी पादप का उदाहरण है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार जोड़े ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, कि ऑप्शन बी में 2, कि ऑप्शन ग में कह रहा है 3, कि ऑप्शन घ में कह रहा है 4। तो कितने ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 ग्रंथियां पाई जाती है। आप लोग इसको याद कर लेंगे कितने ग्रंथियां, तो 3 ग्रंथियां। सातवां प्रश्न कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है डेटाइन, कि ऑप्शन बी में इनामेल, कि ऑप्शन सी में कह रहा है अस्थि, कि ऑप्शन डी में कह रहा है क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है बच्चों, तो इनामेल है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इनामेल, जो कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। आठवां प्रश्न कर रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख गुहा में आहार का पाचन होता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखने से पहले बच्चों, यदि आप लोग 10 क्लास का अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास का हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाई जाती है, और आपको फ्री में भी इसका PDF यानी इसका नोट्स उपलब्ध करवाया जाता है। नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। PDF का बच्चों एक भी पैसा नहीं लगता है, आप लोग को फ्री में हर चीज़ दिया जाता है। आप लोग इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो 9वां प्रश्न कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो
पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा जो कि आवश्यक है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो बच्चों CO2 से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, CO2। 11वां प्रश्न कर रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो क्लोरोफिल है बच्चों, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर लिखते चलिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसा होता है बच्चों? तो हरा रंग का होता है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। 13वां प्रश्न कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। 14वां प्रश्न कर रहा है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों में होता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 15वां प्रश्न कर रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो प्राकृतिक में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वह स्वपोषण में आते हैं। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे। 17वां प्रश्न कर रहा है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त होता है बच्चों, वह कहाँ से स्रावित होता है? तो वह यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि इनमें स्वपोषी कौन है? तो इनमें स्वपोषी कौन है? तो जो हरे पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी इसमें कौन है जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो जो छोटी आंत होती है यानी छिद्रांत है, वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन करना, जो कि ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। तो इसमें कौन है जो कि मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? ऑप्शन क में कह रहा है सिक्कम की कोलॉन की, ऑप्शन ग में कह रहा है रेक्टम की, ऑप्शन घ में कह रहा है अपेंडिक्स। तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो कि अपेंडिक्स है बच्चों, वह मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न कर रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि जो कुटपाद है वह किस में पाया जाता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न कर रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो अमीबा है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो अमीबा होते हैं वह अपना भोजन कैसे करते हैं? तो कुटपाद के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कर रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो जो लाइपेज होता है वह वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है
कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जब बच्चों किसी अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपचयन कहा जाता है। ऑप्शन को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न कर रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो 27वां प्रश्न कर रहा है बच्चों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, चाहे अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न कर रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। तो आप लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कमेंट में जल्दी जल्दी से लिखिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, तो C6H12O6, यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण होता है वह अंतःग्रहण होता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 30वां प्रश्न कर रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधे का रंग होता है वह हरा होता है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न कर रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो जो न्यूक्लियस शब्द है वह किनके द्वारा दी गई है, तो वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। तो जो द माइक्रोग्राफिया पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखी गई है, तो वह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 34वां प्रश्न कर रहा है बच्चों कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विभाजन कहलाता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न कर रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसमें से कौन सी वह बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से सम्मिलित है। तो जो टीबी है और जो निमोनिया है एक ऐसी बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 37वां प्रश्न कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में क्या जाना जाता है बच्चों, एडीपी जाना जाता है कि एटीपी जाना जाता है कि डीटीपी जाना जाता है कि पीडीपी जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न कर रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है बच्चों,
ऑप्शन ए में कह रहा है कोशिका द्रव्य में, कि ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, कि ऑप्शन सी में कह रहा है हरित लवक में, कि ऑप्शन डी में केंद्रक में। तो किस में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? तो जो CO2 रहती है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होती है? तो CO2 होती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग आगे का अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि 80 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 40 कर लिए हैं और 40 दूसरे वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा, तो और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो आपका पहला चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपसे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए आप लोग दूसरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आइए चलते हैं अब